Indian economy was in a terrible state under British rule. The only reason was they wanted to become rich at our expense. ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और जो हम पढ़ने वाले हैं इस सेंटेंस का उस टॉपिक से बहुत क्लोज रिलेशन है। ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारे पीपल का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी इकोनॉमी का अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया। और इसी टॉपिक को हम लोग आज के सब्जेक्ट में, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक आपकी क्लास 12 का जो एक और बुक है आपकी इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका हम पहला टॉपिक नंबर 1.1 आज पिक कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, हमने आपको बताया था ना एक क्लास में कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमको वाई वाला क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो आज हम एक नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो इसका वाई सोल्व करते हैं और वाई का आंसर देते हुए ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप जिस टाइम फेज़ में हैं अभी, इस फेज़ में ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि आज से 70-80 ईयर्स पहले तक हमारे कंट्री के लोगों की क्या सिचुएशन थी। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करके अब हम यहाँ तक आए हैं। तो पहला हमारा जो पर्पज़ है ये बुक पढ़ने का, ये टॉपिक पढ़ने का, या ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये पढ़ने का, वो ये है टू फैमिलियराइज यू विद द इकोनॉमी यू लिव इन। जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं अभी, आपको उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वैसे भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको हमारा इकोनॉमी की जो हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो आपको पता होना चाहिए। आपके इस वाली बुक में मैं आपको बता दूं कि आप समझिए कि करीब करीब लेस देन 300 ईयर्स तक जो पिछले गुजर चुके हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि बहुत एंशियंट हिस्ट्री की भी बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। स्पेशली इस चैप्टर में ही ज़्यादा हिस्ट्री का पार्ट आता है। इसके आने वाले चैप्टर्स में आप देखोगे तो फिर वो टाइम थोड़ा कम होता चला जाएगा, फिर लेटेस्ट और लेटेस्ट और लेटेस्ट वो सब बातें आती चली जाएंगी। केवल फर्स्ट चैप्टर में ही आपको थोड़ा सा पहले वाला हमने सिस्टम, पहले वाला क्या सिचुएशन था इकोनॉमी का और कंट्री का, वो हमने बताया हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू अंडरस्टैंड वेरियस फेजेस ऑफ आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी। हमारी इकोनॉमिक जो जर्नी है तब से लेके आज तक की, तो उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रहे हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट हमने हर्डल्स को क्रॉस किया है और अब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो आपको बताने का पर्पज़ है, इसलिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी चैप्टर या टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी बुक की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आप पढ़ते हैं डेली। पॉइंट सी देखिए, टू नो वेयर वी वर बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिलने से पहले हमारे कोई भी डिसीजन हमारे अपने हाथ में नहीं थे, हम दूसरे के द्वारा हमको रूल किया जाता था। तो वो दूसरे लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे बारे में कैसे डिसीजन लेते थे, कैसे हमारी कंट्री को चलाते थे, तो ये भी जानना हमारा पर्पज़ है, इसलिए हम उस बुक को पढ़ रहे हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ वी डिड बिटवीन 1947 एंड 1990 एंड देन आफ्टर टू, है ना। आज़ादी तक तो जो था वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रीडम मिलने तक जो हमारा सिचुएशन था वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आने वाले चैप्टर्स हैं इसी बुक के, उसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि फ्रीडम मिलने के बाद से लेकर के 1990 तक हमारा क्या सिचुएशन था, हमारी किस तरह की प्रोग्रेस थी, किस तरह की पॉलिसीज थी, हमारी कंट्री ने किस तरह से ग्रोथ किया, और उसके बाद जो चेंजेस आया, बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज था, आने वाले चैप्टर्स में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में कि 1990 के बाद हमारा जो इकोनॉमिक यू टर्न हुआ ना, वो कैसा हुआ, ज़बरदस्त। तो और उसके बाद आज तक क्या हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। टू फैमिलराइज आर इकोनॉमिक स्वॉट, हमारी जो इकोनॉमिक स्वॉट है, SWOT, ये जो वर्ड है स्वॉट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। अब धीरे धीरे ना ये ऐसे वर्ड्स आपके सामने आया करेंगे। वैसे भी आपका जो एक और टॉपिक है, एक और जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उसमें ये वाला वर्ड कई बार आएगा स्वॉट का नाम का। तो स्वॉट का मीनिंग होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हमारी इकोनॉमी में क्या
मजबूतियाँ थी, क्या उसकी मतलब प्लस पॉइंट थे, और क्या कमजोरियाँ थी, वीकनेसेस थे, और क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी वहाँ पर, और क्या हमारे सामने चैलेंजेस थे या थ्रेट्स थे। तो इनका डिस्कशन भी हमको देखना चाहिए, इसलिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं जी। चैप्टर 1 हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है नई बुक का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चैप्टर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो टर्म यहाँ पे आया ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बड़ा आसान सा टर्म है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले वाली जो शाम थी ना, हम कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो तो 14 अगस्त 1947 तक हमारी क्या सिचुएशन थी इकोनॉमिक, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस मिलने से ठीक पहले हम कहाँ थे, या ठीक पहले तक हम कहाँ थे, ये बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक्स जो इस चैप्टर में होंगे एक बार वो देख लेते हैं। 1.1 जो हम आज पढ़ रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर ब्रिटिश केम। करेक्ट, कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हम लोग कैसे थे और उनके आने के बाद हम कैसे हुए, ये हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 1.2 स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्या हालत हुई उसकी, इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी, और हमारा फॉरेन ट्रेड, कंट्री की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं उनकी सिचुएशन कैसी थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। 1.3 देखिए, डेमोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो वर्ड आया डेमोग्राफी, आप सिंपल सा मीनिंग है इसका, डेमोग्राफी का मीनिंग होता है पॉपुलेशन, आपके लिए आसान भाषा में। तो पॉपुलेशन का क्या पोजीशन था, पॉपुलेशन के कैसे ट्रेंड थे, पॉपुलेशन का किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट्स थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री में, जैसे कि रेलवेज है या रोड्स हैं या एविएशन है ना। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे थे, एनर्जी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सम पॉजिटिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब जो ब्रिटिश ने हमारा रूल किया इतने साल तक, 200 साल के आसपास तक, तो क्या उससे कुछ हमको फ़ायदे भी हुए क्या, एक्टिवली या पैसिवली, तो वो भी हम इस 1.3 वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लास्ट में इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज आपको देखने को मिलेगा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर ब्रिटिश केम। देखिए टॉपिक नंबर 1.1, आज का जो टॉपिक है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर ब्रिटिश केम। इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा कंट्री कैसा था, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स में ना, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स टर्म्स में ही हम पढ़ेंगे कि इंडिया का सिचुएशन कैसा था वर्ल्ड मैप पर और इंटरनल भी। या हम इसी क्वेश्चन को ऐसे पुट करें, इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया में ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारे कंट्री का क्या इकोनॉमिक सिनेरियो था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं अपने आप में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, एक एक पॉइंट एक एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आए या फिर वो ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आए। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, ईच विलेज वॉज अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी। क्या है इसका मीनिंग हुआ, देखिए, इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट होता है जो अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर पाए, किसी दूसरे से मांगना ना पड़े। तो हमारी जो कंट्री थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऐसी इकोनॉमी थी कि अपनी नीड्स को खुद ही फुलफिल हम लोग कर पाते थे, कोई हमारा इंपोर्ट करने का ज़्यादा ज़्यादा क्या, कुछ माइनर सा इंपोर्ट कुछ होता होगा तो हुआ होगा, लेकिन मेजरली हम लोग अपने आप में सेल्फ रिलायंट थे, अपनी नीड्स को खुद ही फुलफिल कर पाते थे, और हम लोग प्रॉस्परस थे, हम लोग अमीर भी थे, है ना। अमीर होने का क्या सबूत है, देखिए, अमीर होने का सबूत या प्रूफ आप मांगेंगे तो ये है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया पे जो इंडिया के जो किंग वगैरह थे वो कौन थे, मुगल्स थे ना। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके आगे और जो सी जनरेशन सब आई, तो उन्हीं के टाइम में तो ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, रेड फोर्ट बना, ताजमहल बना, इस तरह से बड़ी बड़ी कितनी सारी बिल्डिंग है जगह जगह, है ना। तो ये जो बिल्डिंग्स बनी तो ये बताती हैं कि उस टाइम पे हम लोग काफ़ी प्रॉस्परस इकोनॉमी थे। ईच विलेज वॉज अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी, हर एक गांव अपने आप में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाला था, सेल्फ सस्टेन्ड।
मतलब एक गांव में सब तरह के लोग रहते थे, किसान भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे, वहाँ पे गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और कॉबलर और वीवर, कपड़े बुनने वाले लोग, सब तरह के लोग रहते थे। तो एक विलेज में अपने आप में वो अपनी एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सफिशिएंट था। तो जितने लोग थे सब आपस में एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर पाते थे, ऐसा यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। इससे पहले कि नेक्स्ट पॉइंट आए, एक छोटा सा बॉक्स आया, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। हम लोग प्रॉस्परस थे या हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, और अच्छा से बताइए आप। तो क्या लिखेंगे, बताएंगे कि एक फ्रांस के ट्रेवलर थे बर्नियर, उन्होंने इंडिया में विजिट किया, इंडिया घूमा उन्होंने। पहले हमारा आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी, जैसे आज के टाइम में जितनी इम्पोर्टेंस बॉम्बे के लिए है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले कलकत्ता के लिए थी। तो कैलकटा ही ज़्यादातर लोग पहली बार जब इंडिया आते थे वो शिप से आते थे, उस टाइम पर एरोप्लेन्स या ये सब चीज़ें तो नहीं होती थी, तो बाई शिप ही आते थे। और पहले वो कलकत्ता सबसे फेमस हुआ करता था, तो कलकत्ता में ही वो शिप से उतरते थे। तो वो बंगाल में कलकत्ता में आए और उन्होंने स्पेशली वेस्ट बंगाल जो हम कहते हैं ना आज के टाइम में, उस टाइम पे क्या था कि वेस्ट बंगाल और जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, ये दोनों एक ही था, तो इसको बंगाल कहते थे। ना वेस्ट ना ईस्ट, कुछ नहीं, केवल बंगाल। तो बंगाल में उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कितनी मतलब अमीरी है, कितने लोगों के पास बिजनेसेस हैं, कितनी प्रॉस्पेरिटी है। तो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी, उस बुक में कमेंट लिखी बड़ी अच्छी सी, क्या लिखी? एज पर हिम बंगाल प्रोड्यूस्ड इनफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब बंगाल के पास इतने रिसोर्सेज थे, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो वो सब प्रोड्यूस करता ही था, साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए भी इनफ प्रोड्यूस करता था। कितने रिसोर्सेज थे बंगाल के पास। तो उन्होंने एक कमेंट किया स्पेशल उस बुक में, क्या किया कि बंगाल वॉज रिचर देन इजिप्ट। देखो कितनी हैरानी की बात है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो बाहर से एक बंदा आया, उसने क्या देखा कि इंडिया का एक स्टेट बंगाल, पूरा इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, वो उन्होंने देखा कि बंगाल जो है एक पूरे कंट्री इजिप्ट से ज़्यादा अमीर है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम काफ़ी अच्छी हालत में थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ पीपल्स लिवलीहुड। जो लोगों का अपनी लिवलीहुड कमाने का जो मेन जरिया था, मेन सोर्स था, वो एग्रीकल्चर था। खेती बाड़ी, आप एग्रीकल्चर वर्ड से केवल आप ये ना समझेंगे कि जो खेत में वो फसलें उगाते हैं उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें ना। तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंट के लिए आपको बता दूं, जैसे कि फिशिंग है, ये भी अपने आप एक इंडस्ट्री है ना। जैसे जैसे कि कैटल फार्मिंग है, जो लोग पशुओं को पालते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर में आता है। तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा टॉपिक है, आप आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। मोर देन 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब करीब करीब समझ लीजिए आपकी 70% के आसपास लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो खुद से खेती में लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो तो है डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है। लेकिन जो लेट्स से किसी किसान ने प्रोड्यूस किया, अब उसके प्रोड्यूस को कोई दूसरा आदमी लेकर के मार्केट तक पहुंचा रहा है और अपने भाड़े का इनकम कर रहा है, मतलब उसके पास कोई छोटा गाड़ी है और वो अपने व्हीकल से उस खेत में हुए प्रोड्यूस को, हार्वेस्ट को उठाकर मार्केट तक ले जाता है सेल करने के लिए। तो वो जो ये जो बंदा हुआ, ये इनडायरेक्टली कमा रहा है, ये अपने आप से कोई खेती नहीं कर रहा, पर वो खेती की एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, तो हमने कहा इनडायरेक्टली। करेक्ट। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वी हैड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया का ये था जी पावर, हैंडीक्राफ्ट उस जमाने में। क्यों था? इतने बड़े बड़े बादशाह और राजा लोग थे, आप देखिए ना, तो उन सबके राज दरबारों में है ना, जो उनकी कोर्ट्स होते थे, राज दरबार होते थे, तो उनकी दरबारों में मतलब बड़े आलीशान कालीन और बड़ी उनकी डेकोरेशन और इस तरह से, तो वो सब क्या होता था, वो सब सामान इंडिया में के लोग हाथों से बनाते थे, उसको हम कहते थे हैंडीक्राफ्ट। चाहे वो कालीन का काम हो, चाहे वो बड़े बड़े फर्नीचर्स का काम हो, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, सब वो हैंडीक्राफ्ट का काम था।
तो इंडिया की बड़ी रेपुटेशन थी कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बड़े अच्छे मिलते हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बताता है, देखिए, वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। सूत के यानी कि कॉटन के जो कपड़े, बने बनाए कपड़े, कपड़े मतलब ये नहीं कि बना बनाया ड्रेस, ड्रेस नहीं, मतलब कपड़े का जो जो थान बोलते हैं ना, जो आता है लिपटा हुआ आता है ना, कई कई मीटर लंबा होता है, उसमें से काट, जितना हमको चाहिए उतना काट के शॉपकीपर हमको देता है, उस तरह से मतलब कॉटन के और सिल्क के, रेशम के कपड़े इंडिया से बनकर एक्सपोर्ट होते थे। और कुछ का नाम बड़ा फेमस था, आज भी फेमस है उन उन उस टाइप के कपड़ों का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डक्काई, म्यूजलिन या मलमल, है ना। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उसका उस टाइप के कपड़े को बोलते हैं मलमल का कपड़ा। तो बड़ा सॉफ्ट होता है, कॉटन का होता है, और उस जमाने से चलता हुआ आ रहा है उस टाइप का क्लोथ। तो उस टाइम पर वैसा क्लोथ एक्सपोर्ट करते थे। और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, देखिए, प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। परफ्यूम्स, जिसको यहाँ आजकल तो परफ्यूम कहते हैं, लेकिन उस जमाने में इत्र बोलते थे ना, आज भी इत्र बोलते हैं, मतलब डिओड्रेंट और इत्र में फ़र्क होता है। तो आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। इत्र जो होता है वो नेचुरल फ्रेग्रेंस का होता है, और डिओड्रेंट होता है वो नेचुरल ना होकर के कुछ और तरह की फ्रेग्रेंस होती है, वो भी अच्छी होती होगी, तो जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। टैनरी, टैनरी क्या होता है, जैसे जिन एनिमल्स के स्किन्स का, उनकी हाइड्स का, जैसे शूज़ वगैरह बनते हैं ना, चमड़े के जूते वगैरह बनते हैं इस तरह से, तो उसका भी यहाँ से इम्पोर्ट होता था बहुत सारा। तो ये इंडिया की इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक। हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। आप आपके यहाँ से टेक अवे क्या है, इस वाली स्लाइड से आपका टेक अवे क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम थे, कैपेबल थे। हम लोग अमीर भी थे, हमारी कंट्री के लोग अमीर भी थे। अमीर मतलब वैसे अमीर नहीं कि राजा महाराजे वाला अमीर, पर वो ठीक थे, वो प्रॉब्लम में नहीं थे, मतलब, है ना। मतलब एक गांव में रहने वाला लोवेस्ट कैडर का आदमी भी अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने में ठीक था। और वो ऐसा नहीं कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या खाने के लिए उसके पास फूड नहीं है, इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और हम लोग क्या थे यहाँ पे, आप ये भी ये वर्ड को नोट किए कीजिए, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्परस इकोनॉमी और सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी। और जो यहाँ पर एक और बात यहाँ पे आई, जो अच्छी बात है, जो आपको याद करनी चाहिए, वो ये वाला, वी हैड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये आपको पॉइंट याद करना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट का हमारा बोलबाला था पूरे वर्ल्ड में हमारा, है ना। बढ़िया स्टोरीज थी। आज के टाइम में तो वो स्टोरीज कोई ना सुनता है ना सुनाता है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अगर पूछेंगे ना कि इंडिया का ये बताइए कि आपके टाइम में कपड़े जो आते थे महंगे, वो कैसे होते थे, किस तरह के अच्छे अच्छे कपड़े होते थे, मतलब हाई क्वालिटी के, जिनकी बड़ी अप्रिशिएशन होती थी, तो बताएंगे फिर आपको। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हेन डिड ब्रिटिश रूल स्टार्ट इन इंडिया? ब्रिटिशर्स आए तो थोड़े टाइम पहले से थे, पर ऑफिशियली उनका रूल कब से स्टार्ट हुआ, ऐसा कब से माना गया, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ईयर 1757 में लॉर्ड क्लाइव, जो कि एक कमांडर कीजिए कहिए या फिर कैप्टन कहिए ब्रिटिश आर्मी का, तो वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से भेजा उसको इंडिया में इस तरह के काम करने के लिए। तो वहाँ का जो उसने कलकत्ता आया, कलकत्ता आने के बाद उसने कुछ दिनों देखा यहाँ का माहौल क्या है, इस तरह से ऐसे, और फिर किसी एक राज्य पर, छोटे राज्य पर उसने कब्जा करने का कोशिश किया। वहाँ पे उस राज्य से उसका बैटल हुआ। तो उस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी नाम की जगह है। पटना से जब कलकत्ता की तरफ जाते हैं तो करीब करीब सेंटर में पड़ता है प्लासी। ये जो प्लासी जो है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आज के टाइम में आता है। तो प्लासी नाम की जगह पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत गया, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे लड़ने के लिए, और हमारे लोगों के पास उतने मॉडर्न नहीं थे। वो जीत गया और वहाँ पे उसने ऐसा कब्जा किया, तो तब माना गया कि अब ब्रिटिशर्स का एंट्री हो गया इंडिया के अंदर। कब? ईयर 1757 में। आप ये ईयर कैसे याद रखोगे, है ना। अभी डेटा याद रखना तो बड़ा मुश्किल लगता होगा आपको कि यार ये याद कैसे होगा, इसको तो हम भूल जाएंगे, याद ऐसे रहेगा। देखिए, आपको ये तो पक्का याद होगा ना, एक एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में 1857 में, है ना। 1857 का रेवोल्यूशन आपने आपने सबने पढ़ा हुआ है।
अपने 10th क्लास तक के एसएसटी वाले टॉपिक्स में, हिस्ट्री में स्पेशली, आपने सबने पढ़ा हुआ है। तो 1857 से जस्ट 100 ईयर्स बिफोर, अब तो आपको याद हो जाएगा ये पक्का, है ना। तो कैसे, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आपको ना याद करने के लिए इजी हो जाएगा। 1757 में लॉर्ड क्लाइव आया और उसने वो बैटल ऑफ प्लासी जीता। उसके ठीक 100 ईयर्स बाद 1857 में हम लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से अपने आप को छुड़ाने का कोशिश किया, हम लोग फेल रहे, ब्रिटिशर्स जीत गए इस रिवॉल्यूशन में। और देखिए 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, यानी कि फाइनली ब्रिटिशर्स वेंट ऑफ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ये आसान है याद रखना। देखिए यहाँ से एग्जैक्टली 90 ईयर्स का गैप है और यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 100 ईयर्स का गैप है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली देखा जाए तो ऑफिशियली 190 ईयर्स तक रूल किया इंडिया के ऊपर, और उसको हम रफली कह देते हैं कि 200 ईयर्स, यानी कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया। ऐसे हम रफली एक, क्योंकि इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो लॉर्ड क्लाइव ने वो बैटल ऑफ प्लासी जीती थी, उससे पहले से वो इंडिया में प्रेजेंट था, और इससे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी जगहों पे वो कब्जा कर चुके थे वो लोग, है ना। हम लोग रफली बोल देते हैं करीब करीब 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। तो ये हमारा एंट्री का बात हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए और कैसे आए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉलोनियल रूल। तो इसका क्या मीनिंग है, हम लोग ये जो वर्ड है आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा। आजकल के टाइम में तो हम कॉलोनी बोलते हैं कि किसी शहर में कोई छोटा सा एक जगह है जहाँ पे घर है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, उसे छोटे एरिया को हम लोग कॉलोनी बोल देते हैं, है ना। जैसे कैलाश कॉलोनी दिल्ली में है, आपने शायद सुना हो। तो लेकिन उस अगर इस वाले सेंस में देखें तो कॉलोनी वर्ड का मीनिंग थोड़ा बड़ा है। देखिए नंबर 1, ब्रिटिश वर रूलर्स एंड इंडिया वॉज देयर कॉलोनी। ब्रिटिश तो हमारे रूलर्स थे, हमारे ऊपर शासन करने वाले थे, और इंडिया का था उनकी एक कॉलोनी था। तो ऐसे आप देखिए उस ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज, कई सारे कंट्रीज ने वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग देशों पे अपना रूल स्टैब्लिश किया था। तो उन सबके लिए वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कंट्रीज थे, वो उनकी अलग अलग कॉलोनीज थे। तो उस कॉलोनी वर्ड का हमने यूज़ इस सेंस में यहाँ पे किया हुआ है। तो इंडिया क्या हुआ, कॉलोनी, और वो क्या हुए, रूलर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश रूलर्स हैड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। इंडिया की पॉलिटिक्स पे उनका पूरा कंट्रोल था। तो पॉलिटिक्स का कंट्रोल का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसे आज के टाइम में इलेक्शन होता है ना, हम कि कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, इस तरह से। तो उस टाइम पे कोई इलेक्शन वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो आ गए और उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, अब उन्हीं का राज है, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। पॉलिटिकल कंट्रोल केवल ब्रिटिशर्स के पास था पूरे इंडिया पर। दे हैड फुल फ्रीडम टू डिटरमाइन आर इकोनॉमिक पॉलिसी। अब सारा जब कंट्रोल ही उनका है, सारे डिसीजंस ही उनको लेने हैं, तो मतलब जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस है ना, क्या प्रोड्यूस करें, क्या कंज्यूम करें, क्या एक्सपोर्ट करें, क्या इंपोर्ट करें, कितना क्वांटिटी में से ये सब बातें करें, तो वो सारी चीज़ें, सारे के सारे डिसीजंस हमारे ब्रिटिशर्स के हाथों में थे। वो फ्री थे हमारे बारे में डिसाइड करने के लिए कि हम लोग क्या कैसे रहें। ब्रिटिशर्स एंश्योर्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, आप अगर इन्हीं वर्ड्स में याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं याद कर पाएँ तो फिर अपने वर्ड्स में लिखिए, पर सेम बात को लिखना चाहिए आपको, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स एंश्योर्ड दैट ग्रेट ब्रिटेन मस्ट बिकम प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का लॉस करते चले जाओ और अपने आप को अमीर करते चले जाओ, ऐसा उन्होंने पक्का कर लिया। ऐसा उन्होंने जितने भी काम किए उनका एक ही मकसद था कि इंडिया का जितना बेकार से बेकार परफॉर्मेंस हो जाए, लोगों की हालत टाइट हो जाए, लेकिन हमको पैसा मिलना चाहिए, हम अमीर बनने चाहिए। और ये अमीर क्यों बनना चाहते थे, ग्रेट ब्रिटेन, वैसे तो अमीर हर कोई बनना चाहता है, और एक कंट्री के लेवल पे बात हो रही है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो था या ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, अमीर क्यों बनना चाहते थे, इसलिए बनना चाहते थे कि जितने ज़्यादा अमीर होंगे वो उतने ज़्यादा वेपन्स खरीदेंगे और उतने ज़्यादा कॉलोनीज पर अपना कब्जा कर पाएंगे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में। ये उनका मकसद था।
तो उस टाइम पे ना एक होड़ लगी थी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, इन सब कंट्रीज में होड़ लगी थी कि कौन कितने ज़्यादा कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाएगा। तो आगे निकलने के चक्कर में ये ज़रूरी था कि जो ऑलरेडी उनकी कॉलोनीज हैं उनसे ज़्यादा पैसा बटोर करके दूसरे लोगों के साथ लड़ाई करके उनको हरा करके बैटल में या वॉर्स में अपना डोमिनेंस बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो इंडिया का एक्सप्लोटेशन करने में लग गए और अपने आप को एम्पावर करना उन्होंने अपना पर्पस समझा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये जो वर्ड है यहाँ पे इंडिकेटर्स, इसका मीनिंग क्या है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक सिचुएशन को आप कैसे जज करते हो? उसकी जीडीपी देख करके ना, कितनी जीडीपी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, और पिछले सालों में कितना ग्रोथ हुआ है, इन सब बातों में तो आप ये देख करके अंदाज़ा लगा लेते हो कि उस कंट्री की हालत कैसी है। तो उस ज़माने में जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे थे, ये इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नेवर सीरियस अबाउट मेजरिंग इंडियाज जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। उन लोगों को केवल पैसा कमाने से, पैसा खींचने से मतलब था। उनको हमारा कोई भला करने का मकसद नहीं था। इसलिए उन्होंने कभी भी कोई एफर्ट नहीं किया ये देखने का कि कंट्री लेवल पे इस हमारे देश का जीडीपी कितना है, नेशनल इनकम या जीडीपी कितना है, और कभी भी पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करने का कभी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया सीरियस। और तभी तो निकल पाता पर कैपिटा इनकम। तो ना जीडीपी मालूम चली, ना पॉपुलेशन मालूम चली, तो पर कैपिटा इनकम निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। सम एक्सपर्ट्स, अब कुछ लोग थे उस जमाने में आज़ादी मिलने से पहले कि जो इस बारे में सोचते थे कि इंडिया का जीडीपी पता करना चाहिए, हमें कितनी पर कैपिटा इनकम है पता करना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है हमको मालूम करना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर एफर्ट किए ये थोड़ा एस्टिमेट बनाने के लिए कि कितना जीडीपी वगैरह वगैरह इस तरह से। तो उन लोगों में जो मेन लोग हैं, हमें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे देखिए, ये नाम है दादा भाई नौरोजी। इनका नाम आपने इंडिया के जो फाइट फॉर फ्रीडम था उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। और विलियम डिग्बी थे एक, यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम डिग्बी। तो ये इन्होंने भी एफर्ट किया इंडिया का जीडीपी निकालने के लिए। और एक और थे फिंडले शिराज, इन्होंने भी एफर्ट किया अलग से, अलग अलग टाइम पर। एक थे आरसी देसाई साहब, इंडियन थे, इन्होंने भी एफर्ट किया। एक डॉक्टर VKRV राव थे। ये कुछ स्पेशल नाम हैं जो आपको याद करने चाहिए कि इन लोगों ने इंडिया का उस समय पर, जबकि कोई कम्युनिकेशन के तरीके नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस जमाने में कंट्री का पूरा इनकम, है ना, एक एक आदमी का इनकम का डाटा इकट्ठा करके पूरे कंट्री का जोड़ ऐसा निकालना, टोटल निकालना, एग्रीगेट निकालना, तो ये उन्होंने अफोर्ड किया था उस टाइम पर। तो दीज एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स नेवर मैच्ड विद ईच अदर। अब छोटे लेवल पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर भी होती थी, कुछ वो एस्टिमेट लेते थे, कुछ एजम्पशन लेते थे। तो हर एक जो इन्होंने अलग अलग ट्राई किया जीडीपी निकालने का इंडिया का, तो उन फिगर्स वो कभी आपस में मैच नहीं कर पाए, तो वो रिलायबिलिटी नहीं बन पाई। अगर इसी काम को गवर्नमेंट करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती, तो उनका अलग लेवल होता। क्यों? उनके पास खूब सारे रिसोर्सेज होते हैं, खूब सारे लोग होते हैं, खूब सारा पैसा होता है इस तरह के काम पर खर्च करने के लिए, पर उन्होंने किया नहीं। और जो इन लोगों ने किया तो बहुत कोई रिलायबल फिगर नहीं निकल के आ पाई। फिर भी हम कहते हैं कि however the estimates given by डॉक्टर VKRV राव वर मोस्ट ऑथेंटिक। ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि इंडिया का जीडीपी निकालने का जो बेस्ट एफर्ट है वो किसने किया। तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख के आएंगे, डॉक्टर VKRV राव का, कि इनका जो एस्टिमेट था जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बारे में वो काफ़ी एक्यूरेट था और सबसे ज़्यादा रिलायबल इन्हीं का डेटा माना जाता था। और देखिए एक पॉइंट और है, बिटवीन 1900 एंड 1947 इंडियाज ईयरली एवरेज जीडीपी ग्रोथ वाज जस्ट 2%। उस जमाने में आज़ादी मिलने तक, उससे पहले जो 50 ईयर्स के आसपास का टाइम था, हमारा जो एवरेज ईयरली ग्रोथ था वो 2% था। हमारी जीडीपी जो बढ़ रही थी वो केवल 2% के रेट से बढ़ रही थी। आज के टाइम में कितना है ना, आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम में जो ग्रोथ रेट है वो अभी जो चल रहा है 6 और 7% के बीच में चलता है। वो ना हर क्वार्टर वेरी हो जाता है, हर क्वार्टर में चेंज हो जाता है वो। तो आप मान के चलिए कि 6% और 7% के बीच में कहीं है, और उस टाइम पर केवल 2% था। और जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी ग्रो कर रही थी उस समय?
ईयरली अगर देखें, सालाना बेस पे देखें अगर हम, तो 0.5% केवल। आप कहोगे सर जीडीपी तो बढ़ रही है 2%, तो पर कैपिटा इनकम भी तो 2% बढ़नी चाहिए, है ना? तो ये 0.5% इतना कम कैसे हो गया? तो इसका आंसर ये है कि उस जमाने में जब जीडीपी 2% से बढ़ रही थी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और बढ़ रही थी। और हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो जब नीचे वाला जो है पॉपुलेशन वो बढ़ता चला जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा तो परसेंटेज में कम ही आएगा ना। इसलिए अब मैथमेटिकली ये निकालेंगे तो आपको इस्टेब्लिश हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा और जीडीपी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो एवरेज पर कैपिटा इनकम आएगा उसका जो परसेंटेज है वो कम आएगा। एक पॉइंट यहाँ पर आया, खास बात देखिए, इस वाले चैप्टर में जो भी डेटा हम यहाँ पर, जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पर पिंक कलर में लिख रहे हैं वो डेटा है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको डेटा थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मतलब बुक्स में तो बहुत डेटा दिया हुआ है, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन क्लासेस में, और उसका कलर पिंक रखा हुआ है। तो जो जहाँ पर भी पिंक कलर आ जाए ना तो समझिए वो डेटा है और आपको याद करना है। और बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप इन क्लासेस को लेते हुए एक नोटबुक साथ लेके बैठें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे तो फट से आपने वीडियो को पॉज किया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया। लिखने से क्या होता है? लिखने से आपको चीज़ें याद रहती हैं, है ना? तो ये जो पिंक वाला है डेटा है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनको ज़रूर लिखें और याद। इसी के साथ हमारा टॉपिक 1.1, इस बुक का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक था ये खत्म हुआ। और अब हम जो पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.2 में, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, ये वाला पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, इसमें कुल मिलाकर 3 टॉपिक हैं और जो 4th है वो तो एग्जाम सीरीज है। तो अभी हमने 3 में से एक टॉपिक तो पढ़ लिया, 2 टॉपिक हमारे बाकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे अब से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले कि हम लोग ये क्लास बंद करें, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए अपने डाउट्स को भेजने के लिए, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो रहे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको वॉच करने के लिए, उनको ठीक से ग्रैब करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मिलते हैं आपसे टॉपिक नंबर 1.2 इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।